Hello students, in this lecture we will discuss the allocation of joint cost over byproducts, and we will also going to discuss practical questions, numerical questions of allocation of joint cost over joint products, byproducts, right. So, let us start our topic. The following methods may be adopted for recognizing joint cost in relation to byproduct. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में जॉइंट कॉस्ट को जॉइंट प्रोडक्ट पे अलोकेट करना सीखा था। इस लेक्चर में हम जॉइंट कॉस्ट को बाय प्रोडक्ट पे कैसे अलोकेट करते हैं और जो मेन प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट फिर कैसे असरटेन होती है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। सो मार्केट वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, पहला मेथड। जो हमारा बाय प्रोडक्ट है ना, उसकी मार्केट वैल्यू हम असरटेन कर लेते हैं। जैसे हमने जब शुगर केन से शुगर बनाई तो मोलेसेस जो निकला, वो मोलेसेस मार्केट में किस रेट पे बिक सकता है। ऑयल, जब अपन ने एडिबल ऑयल बनाने के लिए अपने ग्राउंडनट्स को क्रश किया तो जो ऑयल केक्स निकले वो कितने में बिक सकते हैं। सो टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, टू अराइव एट द कॉस्ट ऑफ मेन प्रोडक्ट, the amount realized on sale of the byproduct is deducted from the total cost of production. Here I am emphasizing, जब हमने मेन प्रोडक्ट मान लीजिए ये है और ये मान लीजिए बाय प्रोडक्ट है, इस मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए जो बाय प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू है, उस मार्केट वैल्यू को इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस कर दिया जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से, ध्यान रखना, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस होगा, अगले इसमें कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस होगा। फॉर एग्जाम्पल, द अमाउंट रियलाइज बाय द सेल ऑफ मोलेसेस इन अ शुगर फैक्ट्री गोज टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ शुगर प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री। समझ में आई बात? यानी हम पहला मेथड, हमारे बाय प्रोडक्ट की जो भी मार्केट वैल्यू है उस अमाउंट को हम लेंगे और वो अमाउंट हम हमारी मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से माइनस कर देंगे। एक नोट लिखा है हमने, इन प्रोसेस कॉस्टिंग नॉर्मल लॉस इज अकाउंटेड फॉर इन दिस मैनर। जैसे कि प्रोसेस कॉस्टिंग जब चैप्टर पढ़ा था और उसमें नॉर्मल लॉस का काम किया था, उसमें हम क्या करते थे, टोटल कॉस्ट लेते थे, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, और उसमें से माइनस करते थे एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस, फिर डिवाइड लगाते थे किसका, यूनिट्स पुट इन माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। याद आ गया आप लोगों को? सेम वैसा ही बाय प्रोडक्ट में होगा इस पहले मेथड में। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड इज नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, यू नो, हमने एनआरवी का हमारे फर्स्ट लेक्चर में जब जॉइंट प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तब पढ़ा था एनआरवी क्या होती है। अंडर दिस मेथड द एनआरवी ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज, एनआरवी ऑफ द बाय प्रोडक्ट मतलब अगर बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो रहा है तो सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। सो अंडर दिस मेथड द एनआरवी ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यानी अभी भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस करना है मेन प्रोडक्ट की, लेकिन एनआरवी माइनस करनी है। पहले क्या माइनस करनी थी? मार्केट वैल्यू, राइट, इंस्टेड ऑफ ग्रॉस सेल्स रिलेशन ऑफ द बाय प्रोडक्ट। ग्रॉस सेल्स ना करके, यानी सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, दैट इज एनआरवी। दिस इज सुटेबल व्हेन द बाय प्रोडक्ट रिक्वायर एडिशनल प्रोसेसिंग। तो ये मेथड कब होगा? यानी पहला मेथड तो तब जब बाय प्रोडक्ट उसी स्प्लिट ऑफ पॉइंट पे बिक जाए तो पहला मेथड लगा लो। बाय प्रोडक्ट को अगर फर्दर प्रोसेस करके आप कर रहे हो तो बेटर है ये वाला मेथड लगाओ। फर्दर प्रोसेस करने के बाद बेच, यानी बाय प्रोडक्ट हमारा स्प्लिट ऑफ पे नहीं बेच रहे
हम बाय प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करके फिर बेचते हैं, उसमें हम ये मेथड लगा सकते हैं। एंड एडिशनल एक्सपेंसेस आर इनकर्ड इन मेकिंग सेलेबल, तो ऑब्वियसली वो लेस हो जाएंगे अपने। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये बढ़िया मेथड है। सिंस मार्केट वैल्यू में फ्लक्चुएट, इन ऑर्डर टू असरटेन द नॉर्मल कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट, यानी हम मेन प्रोडक्ट की नॉर्मल कॉस्ट निकालना चाहते हैं। अब बाय प्रोडक्ट की सेल वैल्यू हो सकता है फ्लक्चुएट हो, तो हमारी इसकी नॉर्मल कॉस्ट पे इफेक्ट आ जाएगा, तो हम एक स्टैंडर्ड कॉस्ट पहले से डिजाइन कर लेते हैं। So, in order to ascertain the normal cost of the main product, byproduct may be valued at standard cost. These standards are determined by scientific estimate based on past experience and technical data. This method may be adopted where the byproduct is not saleable. ये method कब adopt करना है? जब वो saleable नहीं है, in the condition in which it emerges or comparative prices. जिस condition में वो emerge हुआ है, उस कंडीशन में वो बिक नहीं सकता, या जो हमारे कंपैरेटिव प्राइसेस हैं वो हमें नहीं मिल रहे हैं उस जैसे प्रोडक्ट के जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स आर नॉट अवेलेबल, क्योंकि ऐसे कंपैरेटिव प्राइसेस अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में, तो हम कहां से लाएं मार्केट वैल्यू? तो स्टैंडर्ड कॉस्ट मेथड बहुत कम काम में आता है, दे रखी होती स्टैंडर्ड कॉस्ट। ठीक, चौथा कंपैरेटिव प्राइस, समझ गए आप? हमारे जैसे जो प्रोडक्ट बाजार में बिक रहे हैं, तो हमारे जैसा कोई भी बाय प्रोडक्ट अगर बाजार में बिक रहा है तो उसकी प्राइस को हम ले लेते हैं। सो हियर द वैल्यू ऑफ द बाय प्रोडक्ट इज असर्टेन्ड बाय रेफरेंस टू द प्राइस ऑफ अ सिमिलर और एन अल्टरनेटिव मटेरियल। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट, रीयूज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बेसिस। रीयूज, अगर ये यूज आ जाता, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये कॉन्सेप्ट एज सच आपके फाइनल में बहुत काम आता है, सीए फाइनल में, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। यानी अगर ये वहां काम आ जाता तो हमारे लिए कितनी कॉस्ट की सेविंग करता, इसको अगर हम वहां यूज कर लेते तो हमारी कितनी वहां सेविंग हो जाती, वहां जो सेविंग हो जाती उतना अमाउंट हम उसकी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट मान लेते हैं। रीयूज और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, समटाइम्स द बाय प्रोडक्ट मे बी रीप्रोसेस्ड इन द सेम प्रोसेस एज पार्ट ऑफ द इनपुट ऑफ द प्रोसेस, उसको भी हम प्रोसेस कर रहे हैं उसी प्रोसेस के अंदर। इन सच अ केस इट शुड बी वैल्यूड एट द कॉस्ट ऑफ मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस, जो मटेरियल आपने इंट्रोड्यूस करा उसके ऊपर। इफ हाउएवर द बाय प्रोडक्ट कैन बी पुट इनटू एन अर्लियर प्रोसेस ओनली, द वैल्यू शुड बी द सेम एज फॉर द मटेरियल इंट्रोड्यूस इनटू द प्रोसेस। आई होप क्लियर है? सिंपल सी बात कि कहीं और वो यूज होता तो उसकी क्या कीमत होती, उस कीमत को हम यहां मान लेते हैं। क्लियर? नाउ अब जो भी बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट या रेवेन्यू, देखो कॉस्ट कब, कॉस्ट असर्टेन कर ली, इसे रिवर्स कॉस्ट मेथड है। अच्छा, यहां मैं आपके साथ एक बात और कहना चाहूंगा, जो बाय प्रोडक्ट है ना, अगर वो कुछ ऐसी इंपॉर्टेंस का हो जाता है कि उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस हमारे जॉइंट प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है, मेन प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है, यानी मेन प्रोडक्ट के बराबर ही बाय प्रोडक्ट की रिलेवेंस हो गई, तो फिर हम उसकी जो कॉस्ट है बिल्कुल जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ही निकालेंगे, जैसे कि हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। जैसे जॉइंट कॉस्ट हम जॉइंट प्रोडक्ट पर लोकेट करते हैं, तो उस केस में हम बाय प्रोडक्ट को भी जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ही कॉस्ट असर्टेन करने के लिए यूज करेंगे, यानी हम उसको जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट कर लेंगे जॉइंट कॉस्ट का अलोकेशन के लिए। जो बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट या बाय प्रोडक्ट का जो रेवेन्यू हमको मिलने वाला है, उसको हम कॉस्ट अकाउंट में कैसे ट्रीट करते हैं। ठीक, तो हमारे लिए ये मेजर दो मेथड होते हैं, नॉन कॉस्ट और कॉस्ट मेथड। उसमें हम पढ़ रहे हैं व्हेन दे आर ऑफ स्मॉल टोटल वैल्यू, जब आपके ये बहुत ही कम वैल्यू के हैं। इन सच केस द सेल रियलाइजेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट इज ट्रीटेड एज अंडर। अगर बहुत ही कम है तो आपको एक काम करो, या तो आप P&L अकाउंट में क्रेडिट कर दो मिसलियस इनकम मान के, या उसको एडिशनल सेल्स रेवेन्यू मान लो, खत्म बात। या फिर आप टोटल कॉस्ट में से रिडक्शन कर लो। इसमें ध्यान रखना, मैंने आपको पहले फर्स्ट जब पढ़ाया था, या तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम होगा या कॉस्ट ऑफ सेल्स में से, मेन प्रोडक्ट की। अब इस पे क्वेश्चन बहुत प्यारा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम होना और कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कम होना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम होने पर आपके स्टॉक के वैल्यूएशन में फर्क आएगा, कॉस्ट ऑफ सेल्स में कम होने पर आपके कॉस्ट फिनिश गुड्स के वैल्यूएशन में फर्क नहीं आएगा, जो इन्वेंट्री क्लोजिंग हो जाती है उसके वैल्यूएशन में फर्क नहीं आएगा। यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से कम करोगे उसके बाद फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स में से कम करोगे तो पहले फिनिश गुड्स का वैल्यूएशन हो गया, उसके बाद आप कॉस्ट ऑफ सेल्स में से माइनस करते हो, ये ध्यान रखिएगा।
सो या तो आप क्रेडिट कर दीजिए पी एंड एल में मिसलेनियस इनकम मान के, या उसको अपना एडिशनल रेवेन्यू बना लीजिए, या आप अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर लीजिए, या अपनी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, जब बाय प्रोडक्ट कंसीडरेबल टोटल वैल्यू का है, when the sale value is considerable, they should be treated as main or joint product, जैसा कि मैंने कहा था। The joint cost of production should then be apportioned using appropriate method like physical quantity, average unit, market value, net realizable, reverse cost, जो मेथड हमने सारे पढ़े किसको, joint cost को allocate करने के joint product के ऊपर। Clear friends? तीसरा, when बाय प्रोडक्ट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग, उस केस में आप एनआरवी ले लीजिए बाय प्रोडक्ट की, स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर निकाल लीजिए। अगर बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस हो सकता है बिल्कुल, तो आप उसको फर्दर प्रोसेस करिए। करने के बाद मतलब फर्दर प्रोसेस वाली के बाद वाली सेल वैल्यू में से आप उसकी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट घटाइए, वो जो आएगा वो एनआरवी कहलाएगी। एनआरवी वो रहा फाइनल सेल्स वैल्यू लेस प्रॉफिट मार्जिन, ये तो रिवर्स कॉस्ट मेथड हो गया बिल्कुल। लेस सेलिंग ओवरहेड, लेस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये जो चीज है ये दे रखी होती तो ही करते हैं, वरना नहीं करते हैं। क्या चीज, प्रॉफिट मार्जिन। यानी प्रॉफिट मार्जिन घटाते हैं तो रिवर्स कॉस्ट कहलाता है, प्रॉफिट मार्जिन नहीं घटाते हैं तो वो एनआरवी कहलाता है। बट बेसिकली अगर आप मुझसे पूछे तो मैं एनआरवी का मतलब यही कहता हूं, मेरे लिए एनआरवी और रिवर्स कॉस्ट मेथड एक ही है। जब मार्जिन दे रखे हैं तो घटा दो तो वो रिवर्स कॉस्ट बोल जाते हैं, जब मार्जिन गिवन है तो वो घटा दीजिए तो रिवर्स कॉस्ट कहलाएगा, वरना वो एनआरवी कहलाएगा अगर मार्जिन नहीं दे रखे हैं तो। इफ सच एनआरवी इज स्मॉल, अगेन इट मे बी ट्रीटेड एज क्रेडिट टू पी एंड एल अकाउंट और जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट, कहीं पे भी क्रेडिट कर दो, या तो पी एंड एल में या जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट में। जॉइंट प्रोसेस कॉस्ट अकाउंट मतलब मेन प्रोडक्ट की कॉस्ट कम हो जाएगी भाई, या तो वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है कॉस्ट ऑफ सेल्स। इफ सच एनआरवी इज कंसीडरेबल द बाय प्रोडक्ट इट शुड बी ट्रीटेड एज अ जॉइंट प्रोडक्ट, वही वाली बात, अगर कंसीडरेबल है तो उसको आप जॉइंट प्रोडक्ट की तरह ट्रीट करोगे बकायदा अकाउंट बना के। नाउ हाउ विल यू डिसाइड एज टू वेदर अ प्रोडक्ट शुड बी प्रोसेस फर्दर और सोल्ड एट स्प्लिट ऑफ पॉइंट। ये पॉइंट मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा चुका हूं, लेकिन एक बार फिर समझा रहा हूं। किसी प्रोडक्ट को फर्दर प्रोसेस करना है या नहीं करना है, चाहे वो जॉइंट प्रोडक्ट है चाहे बाय प्रोडक्ट है, उसका डिसीजन लेने के लिए क्या ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, जॉइंट कॉस्ट के अलोकेशन का कौन सा मेथड है, इसको बिल्कुल ध्यान नहीं रखना है। सबसे पहले ये बता दूं, बाय प्रोडक्ट की कॉस्ट का कौन सा मेथड आप अलोकेशन का ले रहे हो, बाय प्रोडक्ट के ऊपर जॉइंट कॉस्ट की अलोकेशन का कौन सा मेथड ले रहे हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, पहली चीज। अब आप, जैसे मैं पढ़ा चुका था, ये स्टेप्स आपको इन्वॉल्व करने हैं डिसीजन लेने के लिए कि फर्दर प्रोसेस करें या ना करें। पहला, कंप्यूट एडिशनल रेवेन्यू, जिसको अपन इंक्रीमेंटल रेवेन्यू भी बोलेंगे। एडिशनल रेवेन्यू या इंक्रीमेंटल रेवेन्यू। कंप्यूट एडिशनल और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, दैट इज सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग लेस सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। कल समझाया था, ये लेस कर दीजिए, ये इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ जाएगा आपका, या ये आपका एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा। फिर आप कंप्यूट एडिशनल कॉस्ट। एडिशनल कॉस्ट क्या होगी, जो फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट है और कोई सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है तो वो भी फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड इफ एनी। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, डिडक्ट, ठीक, कौन सा, दिस माइनस दिस। अगर एडिशनल प्रॉफिट जीरो आ जाए या जीरो से ज्यादा आ जाए, यानी पॉजिटिव आ जाए, उसको हम इंक्रीमेंटल रेवेन्यू बोलेंगे, इंक्रीमेंटल प्रॉफिट। अगर वो आपका पॉजिटिव है, ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, तो आप फर्दर प्रोसेस करेंगे, और अगर वो नेगेटिव है तो फर्दर प्रोसेस नहीं करेंगे। सो decide if additional profit is greater than or equal to zero, process further, if not sell at split off point। compute additional profit, additional revenue less, तो पहले थर्ड स्टेप ये आ जाएगा, एडिशनल प्रॉफिट निकालिए, एडिशनल रेवेन्यू लेस एडिशनल कॉस्ट, फिर इस पर डिसीजन ले लीजिए। 1 2 3 4, मैं डायरेक्ट इस पे आ गया था बट आपको समझ में आ गया। इंक्रीमेंटल रेवेन्यू निकालिए, इंक्रीमेंटल कॉस्ट निकालिए, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू में से इंक्रीमेंटल कॉस्ट घटाइए, वो इंक्रीमेंटल प्रॉफिट है। अगर इंक्रीमेंटल प्रॉफिट पॉजिटिव है तो आप प्रोसेस करिए फर्दर, और अगर नहीं है तो मत करिए। राइट फ्रेंड्स, तो ये बड़ा सिंपल सा काम हो गया आपका। अब मैं सीधे आपके एग्जाम्पल्स पर आ रहा हूं। एक एक एग्जाम्पल को मैं पहले समझाऊंगा, फिर हम उसको हमारे सॉल्व भी करेंगे। जरा इस क्वेश्चन को आप देखिए।
द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ भारत कोक कंपनी लिमिटेड। भारत कोक कंपनी लिमिटेड से आपको ये डेटा मिला है। कोक यील्ड पर टन ऑफ कोल 665, तार 57, बेंजोल 19, सल्फेट ऑफ अमोनिया 19, गैस 190, वाटर वेस्ट 50, यील्ड पर टन ऑफ कोल। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यानी 1 टन कोल जब आप निकाल रहे हैं तो उसमें कोक, तार, बेंजोल, सल्फेट ऑफ अमोनिया, गैस और वाटर वेस्ट ये आ रहा है पर टन। द प्राइस ऑफ कोल इज 200 पर टन, यानी 1 टन 200 रुपए का कोयला लग रहा है। 1 टन इज इक्वल टू 200 रुपीज ऑफ कोल। डायरेक्ट लेबर एंड ओवरहेड कॉस्ट टू द पॉइंट ऑफ स्प्लिट ऑफ आर 300 एंड 400, यानी 1 टन कोयले को जब आप प्रोसेस करते हैं तो 200 रुपए का तो मटेरियल, 300 रुपए की लेबर और 400 रुपए के ओवरहेड। 200 और 300 500, 500 और 400 900 रुपए खर्च हो जाते हैं पर टन ऑफ कोल। कैलकुलेट मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। अब जरा देखिए, जो कोल को हमने प्रोसेस किया तो सबसे पहले कोक निकला, दैट इज 665, तार निकला 57, बेंजोल निकला 19, सल्फेट ऑफ अमोनिया निकला 19, गैस निकली 190, टोटल 950, वाटर वेस्ट निकला 50। यानी यील्ड पर टन कोयले को जब प्रोसेस किया, 1 टन कोयले का, बहुत ध्यान से समझिएगा, 1 टन कोयले को जब आपने प्रोसेस किया तो ये सब निकला। ये तो वाटर का वेस्ट हो गया। तो आपके जो 900 रुपीज इनकर्ड हुए वो किस पर हुए? कोल पर हुए, कोक पर हुए, तार पर हुए, बेंजोल पर हुए, सल्फेट ऑफ अमोनिया पर हुए और गैस पे हुए। वाटर तो वेस्ट निकला। क्या वाटर को आप बेच पाओगे क्या? अब हमसे क्या कहता है कि आप कैलकुलेट करिए मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड मिला के 900 रुपीज। कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेट। तो वेट के हिसाब से तो हम इस पे, इस पे, इस पे, इस पे और इस पे चार्ज करेंगे, मटेरियल को, लेबर को और ओवरहेड को। तो अगर आप इस क्वेश्चन को समझें तो मुझे जरूरत, मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कुछ इस तरीके से सॉल्व करके देता हूं आप लोगों को। फिगर्स आप याद रखिएगा, 665, 57, 19, 19, 190 एंड 50। आप लोगों के पास की कॉपी है ही, आप आराम से क्वेश्चन वहां व्यू करें। मैं इसका सॉल्यूशन आप लोगों को करके दिखाता हूं। देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने बात करी तो मैंने कहा हमने 1000 रुपीज खर्च करे, सॉरी 900 रुपीज खर्च करे। हाउ मच? 900, 200 प्लस 300 प्लस 400, और वो करे कोक पर, तार पर, कोक, तार, बेंजोल, सल्फेट ऑफ अमोनिया, गैस एंड वाटर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वेस्ट। अब 1 टन में आपका यील्ड पर टन 665 ये निकला है, 57 ये निकला है, 19 बेंजोल, 19 सल्फेट, 190 गैस, वाटर वेस्ट 50। टोटल इज 1000।
आपने देखा मैंने 50 को हाईलाइट कर दिया, क्यों? क्योंकि इस पे कॉस्ट अलोकेट नहीं होगी। अब मटेरियल, लेबर और ओवरहेड एंड इट्स टोटल, इसने आपसे ये मांगा था। मटेरियल कितना है? मटेरियल है आपका 200 पर टन, लेबर कितनी है आपकी 300 पर टन, ओवरहेड कितना है 400, टोटल कितना हो गया आपका 900। अब आप समझ गए आपको क्या करना है, आपको इस 200 को इन सब में बांटना है। ठीक है, थोड़ा सा अपन ने ऊपर लिख लिया इसको। सो 200 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 665, दैट इज 140 रुपीज। आई होप समझ गए। 200 डिवाइड बाय 950 इंटू 665, 200 डिवाइडेड बाय 950 इंटू 57, दैट कम्स to 12 rupees. Then 200 divided by 950 into 19, that comes to 4 rupees, 4 rupees, here 40, यहाँ डैश। ये अपन ने मटेरियल कॉस्ट अलोकेट कर दी। अब हम लेबर कॉस्ट अलोकेट करेंगे। 300 डिवाइडेड बाय, या समझदारी करें, ये इसकी 1.5 टाइम्स है ना, ये 200 है, ये 300 है, 1.5 टाइम्स, तो उसको 1.5 कर दो, फालतू वापस समय बर्बाद मत करो। 140, 210, 12, 18, 4, 6, 4, 6, 40, 80, ओ सॉरी 40, 60। आई होप समझदार हैं आप लोग। और यहां डैश। ओवरहेड कॉस्ट 400 है, तो काम करो, ये 200 है, ये 400 है ना, तो रेशियो तो यही रहेगा ना, तो ये 140 की जगह 280, 24, 8, 8, 80। सो ये हो गया 140, 210 एंड 280, टोटल 630। तो कॉस्ट हमारी कोक पे लगी 12, 18, 24, तो 30 और ये 54 हो गई। ये इस पे लगी 10 और ये 18, ये भी 18, ये 100 और ये 180। आप टोटल कर लीजिए 630 प्लस 54 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 180। दिस इज फिजिकल क्वांटिटी मेथड। हम ये मान के चल रहे हैं कि कोक, तार, बेंजोल, सल्फेट गैस, ये सब हम टन में ही कंप्यूट कर रहे हैं। हाँ, इसको हम फिजिकल यूनिट भी बोल सकते हैं अगर इनके यूनिट्स अलग अलग, सॉरी एवरेज यूनिट भी बोल सकते हैं अगर इनके यूनिट अलग अलग आ गए हैं तो। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का फ्रेंड्स। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज ओवर। चलिए फ्रेंड्स, हम सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं। In a process line of XY company, in a process line of XY company, 3 joint products are produced for the month of May 90. The following data were available. 3 प्रोडक्ट हैं L, M और N. सेल प्राइस पर केजी इज 5 रुपीज, 10 रुपीज, 20 रुपीज। पोस्ट सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट यानी स्प्लिट ऑफ के बाद जो कॉस्ट खर्च होती है, जिसको हम फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी कहते हैं, और आउटपुट इन केजी यानी प्रोसेस करने के बाद। तीनों का आउटपुट केजी में है। अब यहां पर एवरेज यूनिट और फिजिकल क्वांटिटी दोनों मेथड एक ही हो जाते हैं। ये बच्चों को कंफ्यूजन रहता है न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने के बाद। प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट अमाउंटेड टू ₹20,000। जो प्री सेपरेशन पॉइंट कॉस्ट है यानी जॉइंट कॉस्ट है वो 20, जिसको कॉमन कॉस्ट है जॉइंट कॉस्ट कहेंगे। इस 20 में मटेरियल, लेबर, ओवरहेड सब आ गया होगा। द जॉइंट प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन वन कॉमन प्रोसेस आफ्टर विच दे आर सेपरेटेड एंड मे
undergo further individual processing. The pre-separation point cost are apportioned to joint product according to weight. यानी ये weight 2500 kg, 1000 kg and 15000 kg. Weight, you are required to prepare a statement showing the estimated profit or loss for each product and in total. हर product का profit loss भी निकालना है, right? और आपको total बताना है क्या profit आया. लाइए, क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ लिया है और एक बार आप अपने नोट्स को रेफर करिए, अपने बुक्स को रेफर करिए, उसमें ये क्वेश्चन है. चलिए फ्रेंड्स, तो जैसे ही हम इस क्वेश्चन पर आए, हमने सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे. एक आवर फर्स्ट वर्किंग नोट इज अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट. ये पहला वर्किंग नोट हमारा बनेगा और इसमें हमारा मेथड है जो है वो है क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटी. यहां पर एल, एम और एन तीन प्रोडक्ट है और इनकी क्वांटिटी है 2500, 1000 एंड 15000. सो दैट सम्स अप टू 18500. I hope it's okay. And pre-separation cost is 20,000. ये हो गई क्वांटिटी, राइट, और ये हो गया आपका अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट क्वांटिटी के बेसिस पे. क्या करेंगे दोस्तों? 20,000 डिवाइडेड बाय 18,500 into 2,500. That comes to 2,702. Then अब देखिए, अभी आपकी समझदारी आप इस रेशियो में बांटिए, कैसे करिए जो आपकी इच्छा है. So then 20,000 divided by 18,500 into 1,000. That is 1081. अब समझदारी तो ये करनी चाहिए थी, ये 2,500 है, ये 1,000 है, तो इसका 40% है. इस जो फिगर पहले 2702 निकला था उसी का 40% निकाल के यहाँ लिख दो. फिर ये 1000 है, ये 15,000 है, तो ये 1081 जो आया हुआ है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर लो. दैट कम्स टू 1621. 6.2 है बट 7 कर दीजिए क्योंकि पीछे हमको 20,000 चाहिए. अप्रॉक्स करके टोटल 20,000 आ जाना चाहिए. ये आपकी अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट हो गई. अब आपको प्रॉफिट मांगा था तो आप बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे वो आप कुछ इस तरह से बना दें. एल एम एन, एल एम एन एंड टोटल सेल्स. 2,500 किलो जब आप बेचने गए तो 5 रुपए में बेचा, दैट इज 12,500. 1,000 बेचने गए 10 रुपए में बेचा, यानी 10,000. 15,000 बेचने गए 20 रुपीज में बेचा, 15 to 2 30,000, 3 लाख रुपीज. राइट फ्रेंड्स, चलिए. एन तो लगता है बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है. क्लियर फ्रेंड्स? चलिए अब हम कहेंगे इन तीनों का सम लेस allocated joint cost and further processing cost. Allocated joint cost is 2702, 1081 and 16217. Further processing costs are 10,000 for A, L, 5,000 for M and 15,000 for राइट फ्रेंड्स. हमने जानते क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करा है. मुझे मालूम है इस क्वेश्चन में ये जो 15,000 दोनों दे रखे थे वो 1,500 है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे फिगर दे रखे हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किया. सो यहां हमारा जो है वो लॉस आ रहा है 202 का. यहां जो है हमारा
10,000 माइनस 6081, प्रॉफिट आ रहा है 3919 का, और यहां तो भरपूर प्रॉफिट आ रहा है 3 लाख माइनस 31,217, 268,783, ये हमारा टोटल प्रॉफिट हो जाएगा प्लस 3919 माइनस 202, सो 2,72,500। फ्रेंड्स, यहां मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं। हम मेथड कोई सा भी लेंगे ना जॉइंट कॉस्ट कैलकुलेशन का, प्रॉफिट तो वही आएगा, ओवरऑल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, कॉस्ट प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट आपके वेरी कर सकते हैं प्रोडक्ट वाइज, क्योंकि जॉइंट कॉस्ट अलग अलग आ सकती है अलग अलग मेथड से। आई होप क्लियर है आपको ये सेकंड क्वेश्चन। सो दिस इज अबाउट क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3, in a company following pre-separation costs are incurred, मटीरियल लगा है 20,000, वेजेस लगी है 10,000, ओवरहेड लगे 10,000, आउटपुट ऑफ 3 प्रोडक्ट इज ए बी सी, ये आउटपुट आया है 200, 1200, 800। अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट टू द प्रोडक्ट इफ द वेट असाइन्ड फॉर ए बी सी आर 8, 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। फ्रेंड्स, ये है आपका टेक्निकल पॉइंट या सर्वे मेथड। क्या करना है समझा देते हैं। इस 200 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 1600, इस 1200 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 6000, इस 800 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 2400। सो और फिर वो जो अपनी वैल्यूज आई कितनी, 1600, 6000 एंड 2400, 1600, 6000 एंड 2400, टोटल इज 10,000। सो उस रेशियो में अब आप अपनी ये जॉइंट कॉस्ट अलोकेट कर देंगे, जो कितनी है 40,000। सो लीजिए, हमसे जॉइंट कॉस्ट ही मांगी थी, स्टेटमेंट ऑफ अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट। प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, ए, यू लिख लीजिए, चाहे यू लिख लीजिए, बात एक ही है, ए बी सी, आउटपुट $200, $1,200, $800, weights assigned by survey or technical knowledge is 8, 5, 3. So 200 into 8 is 1600, 1200 into 5 is 6000, and this is 2400. So the ratio is 16:60:24, और सिंप्लीफाई कर लें तो वो आपका आ जाएगा 4:10, सॉरी 4:15:6, 4, 16 एंड 6, और सिंप्लीफाई करके चले जाइए, कोई बात नहीं आपका। सो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा आपका 2, ये 7.5 एंड 3, जैसा भी आप चाहें। सो ये हो गया आपका। अब जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करनी है, तो अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट, टोटल जॉइंट कॉस्ट। अब आपको एलिमेंट वाइज अगर नहीं मांगिए तो आप फालतू टाइम वेस्ट मत करिए, आप 20, 10 और 10, 40 को एक साथ बांट दीजिए। 40,000 को जब आप बांटने जाओगे तो आप बोलोगे 40,000 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 100 या 10,000, एक ही बात है। सो 40,000 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 16, यानी ये 6400 हो जाएगा, ये आपका 24,000 हो जाएगा, राइट, और ये आपका 9600 हो जाएगा। इजी क्वेश्चंस हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ले रखे हैं आप लोगों के लिए। सो 6400, 24,000 एंड 9600 is the allocated joint cost. Now we will move to question number 4th. A firm produces 3 grades A, B and C of pickle. 3 तरह के पिकल बना रहे हैं, 3 ग्रेड के, एट ए टोटल कॉस्ट ऑफ 2095,
ऑफ विच फिक्स कॉस्ट आर 975, यानी 2095 में 975 की फिक्स कॉस्ट है। द क्वांटिटी प्रोड्यूस एंड सोल्ड आर 50 kg, 30 kg एंड 60 kg, A 50, B 30 and C 60, and selling price respectively are 18, 16 and 15 per kg। ये है आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड। बट इस मेथड में भी ये क्वेश्चन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ये कॉस्ट दे रहा है 2095, ये टोटल कॉस्ट है, यानी हम इन तीनों पिकल को एक स्प्लिट ऑफ स्टेज पर ही बेच रहे हैं, इसको फर्दर प्रोसेस नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं अलग से फ्रेम करके और नया क्वेश्चन बना के आप लोगों को समझाऊंगा। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, 3 पिकल बना रहे हैं जिसपे 2095 की टोटल कॉस्ट हो रही है, उसमें से 975 की फिक्स कॉस्ट है, बाकी क्या होगी वेरिएबल कॉस्ट, और स्प्लिट ऑफ स्टेज पे ये क्वांटिटी आती है और बिक जाती है, यानी फर्दर प्रोसेसिंग का कोई सवाल ही नहीं है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को ही हम दूसरे तरीके से भी लेंगे और समझेंगे। लीजिए पहले हम इसको क्वेश्चन आप रेफर करें, मैं लेके चल रहा हूं। सबसे पहले आप 3 ग्रेड्स बना रहे हैं एबीसी की, तो अब आप सबसे पहले बोलिए टोटल कॉस्ट कितनी है आपकी, 2095। फिक्स कॉस्ट घटा दीजिए आप, दैट इज 975। तो ये कौन सी कॉस्ट आ गई, वेरिएबल कॉस्ट। सो 2095 में से आपने 975 जब लेस कर दिया तो जो कॉस्ट आपके पास आई दैट इज 1120। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कुछ है ही नहीं और हम कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड लगा रहे हैं। अब हम इस वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में मेथड्स ले सकते हैं। एक मेथड फिजिकल क्वांटिटी जो 50, 30, 60 वाला है, इसी को एवरेज यूनिट भी बोल सकते हैं और कुछ कह नहीं रखा है इसलिए, टेक्निकल पॉइंट है नहीं वरना वो भी ले सकते थे। यानी मैंने आपको समझाया था कंट्रीब्यूशन मार्जिन मेथड में आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, एवरेज यूनिट और टेक्निकल पॉइंट में से कोई सा भी मेथड लेके ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट है, कौन सी, सेपरेशन पॉइंट तक की जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है, उसको आप अपने allocation of joint variable cost, joint cost नहीं, joint variable cost, जो कॉमन वेरिएबल कॉस्ट है उसको एलोकेशन के लिए आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेथड में से कोई सा भी मेथड लगाते हैं। यहां पर अपने प्रोडक्ट हैं, पिकल हैं ए बी सी, और क्वांटिटी है आपकी 50 kg, 30 kg एंड 60 kg, दैट सम्स अप टू 140 kg, और ये है 1120। सामने दिख रहा है 14 की में 8 की टेबल जाएगी, यानी इन सबको आप अलोकेट कर दो, अलोकेटेड जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट, और ये हो जाएगा आपका 8 टाइम्स कर दीजिए इसको, ये 140 है, 11 14 का टेबल चला ना, 14 8 112, तो 5 8 40, 3 8 240, 6 8 480, टोटल करके देख लीजिए, 0 12 का 2 कैरी 1 11 20। अब समझाता हूं, अब आप क्या करिए, सेल्स वैल्यू लीजिए, किसकी, ए की, बी की और सी की। ए बिक रहा है 18 रुपीज में और क्वांटिटी कितनी है 50 kg, तो 50 kg इंटू 18 रुपीज, 50 kg इंटू 18 रुपीज इज 900। बी बिक रहा है 16 रुपीज में, 16 इंटू 30 इज 16 3 48। सी बिक रहा है 15 रुपीज पर केजी में, यानी 15 इंटू 60 90 900। अब आप लेस करिए अलोकेटेड जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट, कितनी, 400, 240 एंड 480। अब अगर मान लीजिए ये पिकल फर्दर प्रोसेस और होते तो फर्दर प्रोसेस के अंदर इस पर जो फर्दर प्रोसेस और होते और फर्दर प्रोसेस में कोई वेरिएबल कॉस्ट और लगती तो वो
यहां लेस हो जाती है। ए की फर्दर प्रोसेसिंग वेरिएबल कॉस्ट, बी की फर्दर प्रोसेसिंग वेरिएबल कॉस्ट, सी की फर्दर प्रोसेसिंग वेरिएबल कॉस्ट। क्लियर फ्रेंड्स? अगर होती तो। फिर आता आपका कंट्रीब्यूशन और आ रहा है कंट्रीब्यूशन। दिस इज 500, दिस इज 240, दिस इज 420। अब आप इस रेशियो में आप क्या करेंगे? अलोकेशन ऑफ यानी अलोकेटेड जॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट, allocated joint fixed cost in above ratio और फिक्स कॉस्ट है आपकी 975। तो अब आप 975 को इस रेशियो में डिवाइड करेंगे। 500, 240 एंड 420 दैट सम्स टू 740। 740 प्लस 420 दैट इज 1160। 975 डिवाइड बाय 1160 इनटू 500। 975 है ना, 975 डिवाइडेड बाय ये 500 है, ये 240 है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लीजिएगा, मिस्टेक ना हो, इसलिए सही है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। फिगर डेसिमल में आया इसलिए मैं वापस कंप्यूट करके देख लेता हूँ। जब कभी भी क्वेश्चन में फिगर डेसिमल में आए तो एक बार रीचेक कर लेना चाहिए। हो सकता है हमसे कोई मिस्टेक हुई हो कैलकुलेशन के अंदर, एक बार ही चेक करना, बार बार टाइम मत खराब करना। चलिए, तो कहाँ थे? हमने ये सब निकाल लिया था। हमारा 50 kg इंटू 18, 18 5 90, 30 kg इंटू 16, 30 इंटू 16 इज 480, 16 2 32, 16 48, 16 to 15 90, 900 और अलोकेटेड जॉइंट वेरिएबल कॉस्ट है 400, 250 एंड 480, 400, 240 एंड 480, ये 500 आ गया, ये 240 आ गया और ये 420 आ गया। इस रेशो में 975 को बांट देंगे। So 500 plus 240 plus 420 that comes to 1160. So 975 divided by 1160 into 500, थोड़ी गंदा फिगर है, चलेगा। 420 लिख लेते हैं, 0.25 है, इग्नोर कर दिया। So then 975 divided by 1160 into 240 that sums up to 202 ले लेते हैं इसको अपन। और तीसरा है आपका 975 divided by 1160 into 420 that comes to 353। प्लीज इसको चेक कर लीजिए, इसका सम क्या आना चाहिए? 420 प्लस 202 प्लस 353 दैट सम्स अप टू 973। अब अगर आप बात करें तो मेरी अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट जो है, अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट वो दिस प्लस दिस यानी 820, दिस प्लस दिस दैट इज 442, दिस प्लस दिस 480 प्लस 353 दैट इज 833। ये मेरी अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट हो गई। समझ गए अब आप? क्लियर है फ्रेंड्स? हाँ, अगर यही क्वेश्चन आपका इसमें फर्दर प्रोसेसिंग और होती तो ध्यान रखना, जो फर्दर प्रोसेसिंग में जो वेरिएबल कॉस्ट लग रही है वो भी यहाँ पे लेस करना, वो अलग अलग ही दे रखी होगी, सेपरेट ही दे रखी होगी। फिर वो जो कंट्रीब्यूशन आए उस रेशियो में आप अपनी जॉइंट फिक्स्ड कॉस्ट को लोकेट करना, क्योंकि जो फर्दर प्रोसेसिंग में फिक्स्ड कॉस्ट लगी है वो तो बटी बटाई दे रखी होगी। सेपरेशन के बाद वाली फिक्स्ड कॉस्ट डायरेक्टली अलग अलग दे रखी होती है, और नहीं भी दे रखी तो उसको बांटने की जरूरत नहीं। हमारा काम सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट का लोकेट करना था, जॉइंट कॉस्ट का लोकेशन मांग रहा है, राइट? चलिए फ्रेंड्स, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 जरा देखेंगे हम लोग। जॉइंट कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट ए बी सी कितना है? 1800। यूनिट प्रोड्यूस एट स्प्लिट ऑफ 100, 200, 300। द प्रोडक्ट डिड नॉट रिक्वायर एनी फर्दर प्रोसेसिंग आफ्टर द स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कोई फर्दर प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स आर गिवन बिलो 2, 3 एंड 4। अपोर्शन द जॉइंट कॉस्ट अमंग जॉइंट प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट वैल्यू एट सेपरेशन। मुझे जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। क्या करोगे? 100 इंटू 2, 200,
200 इंटू 3 600, 300 इंटू 4 1200। तो क्या क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, पहले से 200 आया, दूसरे से 600 आया, 200 एंड 600 यानी 200 600 और लास्ट से आया 1200। तो 200 600 और 1200 इस रेशियो में 2 6 12 यानी 136 के रेशियो में आप अपनी 1800 की कॉस्ट को अलोकेट कर लीजिए। 1800 डिवाइडेड बाय 10 इज 180। तो पहले वाले पे कॉस्ट आएगी 180, दूसरे वाले पर आएगी 540, अरे 136 है ना, दूसरे वाले पे आएगी 540 और तीसरे वाले पे आएगी 1080। करके देख लीजिए आप, मैं नहीं करवा रहा हूं क्वेश्चन को, वर्बली सॉल्व करवा दिया। आई रिपीट माई वर्ड्स, ये है मार्केट वैल्यू एट पॉइंट ऑफ सेपरेशन। क्लियर है फ्रेंड्स? आई रिपीट, पहले वाले पे कितनी आएगी 180 चेक कर लीजिए, दूसरे वाले पे कितनी आएगी 540, तीसरे वाले पे 1080, टोटल हो गया 1800। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मटेरियल ए 200 LBS, LBS का मतलब होता है पाउंड। जैसे कि हमारे यहां केजी यूनिट चलता है, यूके यूएसए वगैरह में केजी ना चल के LBS यूनिट चलता है, पाउंड यूनिट चलता है। 200 पाउंड्स एट ₹0.24। मटेरियल ए लग रहा है, मटेरियल बी 100 गैलन, जैसे हमारे यहां लीटर होता है, यूके वगैरह में गैलन यूज होता है, यूएसए वगैरह में गैलन। फ्रेंड्स, गैलन लीटर पेट्रोल हम लीटर में बोलते हैं, 1 लीटर पेट्रोल डाल दीजिए, वहां पे बोलते हैं 1 गैलन पेट्रोल डाल दीजिए। गैलन बड़ा यूनिट होता है लीटर से, पाउंड छोटा यूनिट होता है केजी से, ठीक है ना, वो अपने को नहीं पढ़ना, अपने को सिर्फ से मतलब है। एट द रेट ऑफ ₹0.3, तो 200 पाउंड है 24 पैसे से, तो 48 रुपए का मटेरियल ए लग रहा है, 30 रुपीज का मटेरियल बी लग रहा है, लेबर लग रही है 8, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लग रहे हैं 14, और टोटल कॉस्ट अगर जोड़ दें 48 प्लस 30 प्लस 8 प्लस 14 तो वो आ रही है 100। ये कॉमन कॉस्ट है, जॉइंट कॉस्ट है। फिर आपसे कहता है फ्रॉम द अबव इनपुट एक्स वाई जेड 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस एट एस। एस का मतलब हो गया स्प्लिट ऑफ, एस पॉइंट विच इज स्प्लिट ऑफ पॉइंट, उसको एस बोल दिया हमने। दीज इंडिविजुअल जॉइंट प्रोडक्ट्स आर फर्दर प्रोसेस एंड मार्केटेड। इन्हें हम फर्दर प्रोसेस करते हैं और मार्केट करते हैं, नहीं बेचते हैं। सो एक्स जो है, यानी हमने ए और बी नाम का मटेरियल लिया, ए और बी नाम के मटेरियल लिए, उस पर लेबर लगाई, उस पर ओवरहेड लगाए, और उसके बाद उनको, ये जॉइंट कॉस्ट है, इसको अलोकेट करना है, उन्हें हमने फर्दर प्रोसेस किया। तो एक्स तो बना 60 LBS, वाई बना 120 LBS और जेड बना 40 गैलन। इस क्वेश्चन में हमसे अगर कोई कहे कि आप फिजिकल क्वांटिटी मेथड लगाइए, बिल्कुल नहीं लगा पाएंगे। यहां हम एवरेज यूनिट मेथड लगा सकते हैं, या जो बाकी मेथड बोलेगा वो लगा सकते हैं, ठीक। यहां पे एवरेज यूनिट लगा सकते हैं, मैं बताऊं कौन कौन से मेथड आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हो। एवरेज यूनिट लगा सकते हो, कंट्रीब्यूशन मार्जिन नहीं लगा सकते हो, टेक्निकल सर्वे नहीं लगा सकते हो, टेक्निकल पॉइंट ही नहीं है वो नहीं लगा सकते, कंट्रीब्यूशन नहीं लगा सकते, वेरिएबल नहीं है। यानी पहले 4 मेथड तो हो गए, 4 में से सिर्फ एक लगेगा, कौन सा, एवरेज यूनिट, वो भी 60 120 40। सेल्स वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ नहीं लगा सकते, क्योंकि स्प्लिट ऑफ पे सेल वैल्यू दे नहीं रखी है। सेल्स वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, हाँ उस पे लगा सकते हो, वो दे रखी है। एनआरवी लगा सकते हो। यानी इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 3 मेथड लग सकते हैं। आप जब भी क्वेश्चन करें तो ये जरूर देखना कि इस क्वेश्चन में कौन सा मेथड अप्लाई हो सकता है। चलिए खैर, यहां तो बोल दिया द कॉस्ट ऑफ ₹100 इज टू बी अपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल वैल्यू। ये नहीं बोला आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग या स्प्लिट ऑफ, ऑब्वियसली आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। चलिए सिर्फ हमको अगेन विदाउट, हम इसको भी वर्बली सॉल्व कर लेते हैं। 60 पाउंड इंटू 1.2, 60 पाउंड एक्स बिकेगा फर्दर प्रोसेस करने के बाद 1.2 में। हमको सिर्फ जॉइंट कॉस्ट अलोकेट मांगी है। 60 इंटू 1.2 दैट इज 72, 120 इंटू 0.8 दैट इज 96,
ये 72, ये 96 और ये आपका 24। सो मैं एक जगह नोट डाउन कर लेता हूं, आपको वर्बली सॉल्व करवा रहा हूं बट मैं नोट डाउन कर लेता हूं। पहला है 72, दूसरा है 96 और तीसरा है आपका, आप भी करते जाइए मेरे साथ, 94। यानी टोटल सेल वैल्यू इन तीनों की देखिए आप लोग, 72 प्लस 96 प्लस 24, 192 की सेल वैल्यू है। अब आप जो 100 रुपीज की जॉइंट कॉस्ट है उसको ऐसे बांट दीजिए, 100 करिए डिवाइडेड बाय 192 इंटू 72। सो पहले वाले पे कॉस्ट आएगी 37.49 यानी 37.5। मेरे साथ साथ आपका कैलकुलेटर चलना चाहिए। पहले वाले की कितनी आ रही है, एक्स के ऊपर 37.5। दूसरे वाले पे आप करिए 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 192 था ना, 72 प्लस 96 प्लस 24, यस 192। टोटल था 192 रुपीज की सेल। सो 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 192 इंटू 96, दैट कम्स टू 50 रुपीज। ऑब्वियसली आना ही था। एंड थर्ड वन इज 100 रुपीज डिवाइडेड बाय 192 इंटू 24, दैट कम्स टू 12.5। ऑब्वियसली ये 58 37.5 है। पहला x वाला 50 है, y वाला 50 है, ये वाला 37.5 है, तो 12.5। ये आपकी अलोकेटेड जॉइंट कॉस्ट आ गई। इसका कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि उसने हमसे सिर्फ ये पूछा था अपोर्शन इस पे करना है। हाँ, अब मैं मांगता हूं आपसे प्रॉफिट निकालिए, तो आप क्या करोगे, जो अपोर्शन जॉइंट कॉस्ट है x की 37.5 प्लस 72, तो 37.5 प्लस 37.5 प्लस 72, दैट कम्स टू 109.5। और बिक कितने में रहा है, 72.5 में। कितने में बिक रहा है, 72 में बिक रहा है, नुकसान दे रहा है। y अगेन क्लियर, ऐसी y के लिए y की कॉस्ट है 50 प्लस 96 की फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है। सॉरी माय मिस्टेक, नहीं ये फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट नहीं है, ये तो इसने 60 इंटू 1.2 72 कर रखा है। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, मेरी मिस्टेक है। इस क्वेश्चन में फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट है ही नहीं। काम खत्म, इससे ज़्यादा कुछ